जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र में लखवा हाईवे पे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बदलापुर से जौनपुर आ रही एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों सवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लोगों को बस के अंदर फंसे यात्रियों को निकालने में काफी मेहनत करनी पड़ी। सूचना मिलते पुलिस मौके पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। शुरुआती जांच में हादसे की वजह लापरवाही और तेज रफ्तार मानी जा रही है। प्रशासन ने राहत कार्य में तेजी दिखाई और मौके पर एम्बुलेंस भेजी गई। जिलाधिकारी और एसीपी ने भी घटनास्थल का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। ये जनपद जौनपुर थाना बक्सा अंतर्गत पुलिस के पास लगभग 8:45 बजे के आसपास सूचना आई कि एक प्राइवेट बस जो बदलापुर से जौनपुर की तरफ जा रही थी वो डिवाइडर से लड़ के पलट गई है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर आकर बस को क्रेन के सहायता से हटवाते हुए इसमें जो घायल है उनको इलाज हेतु भिजवाया गया है। बस का नंबर UP 62 की 5814 है। अभी तक प्राप्त प्रारंभिक सूचना के अनुसार कुल 4 लोगों का इसमें देहांत हुआ है। शेष 15 लोग जो घायल अवस्था में उनको CHC नौपड़वा और ज़िला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। बस को साइड कराते हुए सड़क को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है और अन्य कोई आवश्यक चीज़ जो भी समझ में आएगी उसको तत्काल कराते हुए सभी घायलों को समुचित इलाज करवाया जाए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU के छात्रों ने शुक्रवार को ट्रामा सेंटर और सरसुंदर लाल चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और प्रशासनिक मनमानी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय का घेराव कर अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अस्पताल में बाउंसरों की दबंगई और अधिकारियों की मनमानी से छात्रों, कर्मचारियों और आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। छात्रों ने मांग की कि बाउंसर प्रथा तुरंत समाप्त की जाए और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाए। घटना के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और प्रोटोरियल बोर्ड की टीम तैनात रही। छात्र नेता मृत्युंजय तिवारी ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रमुख मांगे जिनमें ट्रामा सेंटर में प्रशासनिक गुंडागर्दी बंद हो, बाउंसर व्यवस्था खत्म की जाए, भ्रष्टाचार अधिकारियों को निलंबित जांच हो और छात्रों और शिक्षकों को चिकित्सा सुविधा में प्राथमिकता मिले। छात्रों ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी है। किस तरह का धरना प्रदर्शन क्या है? जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो चिकित्सालय है, ट्रामा सेंटर है, हम लोग आए दिन देख रहे हैं कि वहाँ पर छात्र, अध्यापक, कर्मचारियों के साथ उत्पीड़न हुआ रहता है। लगातार मारपीट की घटनाएं आती रहती हैं। यह लंबे समय से चला आ रहा है और ये 1-2 घटनाएं नहीं है। न केवल छात्र, अध्यापक, कर्मचारी बल्कि आम मरीजों के साथ भी वहाँ पर बहुत ही गलत दुर्व्यवहार किया जाता है, मारा पीटा जाता है और एक बाउंसर की परंपरा विकसित की गई है और जिसको हम प्रशासनिक गुंडागर्दी कह रहे हैं कि जो वहाँ के मेन, जिनको हम लोग मुख्य कर्ता धर्ता बोलते हैं, इनके तमाम भ्रष्टाचार का आरोप इन लोगों के ऊपर कई बार शिकायतें हुई हैं। उन लोगों की नीतियों पर सवाल है, कार्यशैली पर सवाल है, भारी वित्तीय अनियमितता है, तमाम जांचें हैं। बावजूद ये लोग यह लोकतंत्र में किस तरह का एक तानाशाही रवैया आप लोग अपनाए हैं कि बाउंसर एक निजी संस्थाओं से हायर किया गया है। विश्वविद्यालय का कोई नियमित कर्मचारी नहीं है। वह बाउंसर किसके सह पर गुंडागर्दी करता है। तमाम बार पत्रकारों के साथ घटनाएं आई थी हम लोगों के समक्ष, छात्रों के साथ आई हैं, अध्यापकों के। आप वर्तमान में घटना बताऊं कि कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर साहब हैं, चौबे जी, उनको उनकी पत्नी के साथ किसी बाउंसर ने भद्रता किया और उस बाउंसर को संरक्षित करने के लिए वहां के अधिकारी ने कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करके उन लोगों को दोषी बनाया। तो मैं यह भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ हम लोग यह प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस विश्वविद्यालय में, जहाँ के मुख्य केंद्र में छात्र, अध्यापक, कर्मचारी और गरीब आम जनता रहती है, भिक्षाटन करके इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है और लोग तमाम तरह की खरीदारियों के माध्यम से धन उगाही करके लूट का अड्डा बना दिए हैं। मरीज देखना इन लोगों का मुख्य पेशा नहीं रह गया है। कुछ दिनों पहले पकड़न आया था SP मिश्रा और मंजली मिश्रा जी। जी, उनके बारे हम बता रहे हैं कि यह प्रकरण केवल SP मिश्रा और मंजली मिश्रा का नहीं है। वो तो चूंकि उन्होंने बात कहा अपनी, उसके पहले तमाम लोग पीटे जा चुके हैं वहां पर, बंद करके। वहां पर जैसे राम रहीम का डेरा सुने हैं ना, वह ट्रामा सेंटर एक डेरा बन चुका है। अंदर क्या क्या कुकृत्य हो रहा है उस पर तमाम उसे घटनाएं आ रही हैं। बावजूद प्रशासनिक अधिकारी कुछ कर नहीं रहे हैं। क्या मतलब है इसका? ये मामला जो है क्या जो एम्स डिक्लेयर हो रहा है विरोध में सौरभ सिंह है कि क्या इस तरह का भी मामले को जोड़ा जा रहा है इससे? नहीं, कोई विरोध हम लोगों का है कि देखिए, सरसुंदर चिकित्सालय के जो चिकित्सा अधीक्षक हैं, तमाम आरोप है उन पे, भारी वित्तीय अनियमितता है उनकी।
और ये जो ट्रामा सेंटर के हैं, इन लोगों की मिली भगत के माध्यम से आम गरीब मजदूर दबा कुचला पिछड़ा ये सब बहुत शोषित हो रहे हैं, ये सब मार पीट रहे हैं। और किसके प्रभाव में सब कर रहे हैं, तो हम लोग ये परंपरा और दोषियों पे कार्रवाई की मांग को लेकर आज हम लोगों ने आक्रोश प्रदर्शन किया। वाराणसी में नौतपा की भीषण गर्मी को देखते हुए समाज सेवियों द्वारा जन सेवा का अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान ई रिक्शा, ऑटो चालक, रिक्शा चालकों व ट्रैफिक पुलिस को पानी की बोतलें और ORS घोल वितरित किए जा रहे हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजेश कुमार सिंह ने इस सेवा कार्य की सराहना करते हुए कहा कि समाज सेवियों द्वारा किया गया यह कार्य बेहद सराहनीय है। उन्होंने कहा कि गर्मी में ये सेवा राहगीरों और वाहन चालकों के लिए राहतकारी साबित हो रही है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजेश कुमार सिंह गर्मी के मौसम में समाज सेवियों द्वारा किया गया ये कार्य बहुत ही पुनीत है। वाटर बॉटल व ORS का वितरण लोगों की सेहत के लिए बेहद उपयोगी है। देखिए, गर्मी का मौसम चल रहा है और व्यापार मंडल के द्वारा बड़ा ही पुनीत कार्य किया गया है आज। और व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी हमारे, उनकी पूरी समिति यहाँ मौजूद है। बग्गा साहब के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ और इसमें रिक्शे वालों को, ई रिक्शा वालों को, टेम्पो चालकों को वाटर बोतल दिया गया है, जिससे उन्हें पानी की कमी न महसूस हो। और इसमें जो है ORS घोल भी दिया गया है, ताकि कोई पब्लिक यहाँ पे राह चलते गिर जाता है या पानी की कमी होती है तो उसका उपचार भी तत्काल किया जा सके। बड़ा ही पुनीत कार्य है। मैं पूरी टीम को अपनी तरफ से बहुत ही बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे ही जन कल्याणकारी कार्य जो है भविष्य में किया करें। सर, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, ऐसे में कमिश्नरेट की तरफ से क्या तैयारियां हैं? कमिश्नरेट की तरफ से व्यवस्था हमारी की गई है, कमिश्नरेट की तरफ से व्यवस्था की गई है और सब लोग हम लोग मिलजुल के कर रहे हैं, पब्लिक भी कर रही है और कमिश्नरेट में हमारे कर्मचारियों को भी अलग से व्यवस्था की गई है। सर, एक सवाल है। ट्रैफिक पुलिस की बड़ी समस्या सर, इस वक्त चिलचिलाती धूप में वो खड़े हैं सर, उनके पास पीने की पानी नहीं है, छाव नहीं सर, व्यवस्था की जा रही है। कितने चौराहे किया जाएगा? सारी व्यवस्था की गई है, सारे चौराहे की जा रही है, सारी व्यवस्था पुलिस की तरफ से भी की जा रही है और कर रहे हैं। लेकिन हम लोग सक्षम है, पुलिस भी कर रही है, पुलिस अपनी तरफ से व्यवस्था कर रही है। आज वाराणसी व्यापार मंडल और पुलिस कमिश्नरेट द्वारा संयुक्त रूप से 8 टाली, 8 रिक्शा और पुलिस बूथ पे पानी, ठंडे पानी की व्यवस्था का सामान दिया गया है, जिसमें 10 लीटर का गैलन है और 600 ग्राम की बोतल है, ताकि रिक्शा वालों को गर्मी में पानी के लिए भटकना न पड़े, अपना घर से भर के चले और आराम से पिए। ये अभी पूरे शहर में बटेगा और हमको लगता है कि अभी लगातार कई दिन तक बटेगा। और साथ में हम लोगों ने वो ORS का पाउडर भी दिया है कि अगर किसी को गर्मी लग जाए, गस्ती आ जाए, कोई बात है तो वो उसको पी सकता है। अभी हमारे बीच ज्वाइंट CP राजेश कुमार सिंह जी आए थे और उन्होंने अपने हाथों से इसको बांटा और हम लोग ये मिल के कार्य कर रहे हैं। और हमारे व्यापार मंडल की पूरी टीम, संजय जी, कविंदर जी, सुनील जी, मनीष जी, साहिद जी, जयप्रकाश जी, आनंद जी, सुजीत जी, पूरी टीम सबको ही लगे। गर्मी ज्यादा और अश्वनी एडवोकेट साहब जिन्होंने विशेष सहयोग किया है और इनके साथ इनके मित्र थे, उन्होंने सहयोग किया। अमित गुप्ता जी ने, इन लोगों ने शहर के किन जगहों पे अभी तो मैंने कचहरी से शुरुआत की है, अब आगे पुलिस लाइन से होते हुए आगे जाएं। आ जाइए। गर्मी बहुत ज्यादा है, तो क्या व्यापार मंडल और कमिश्नरेट के सहयोग से यहाँ प्याऊ की व्यवस्था भी की जा सकती है? अभी जो बोतल दी गई उसमें सरल भर के दिया गया है, आगे उसकी भी व्यवस्था हो रही है। पहले लोग पानी की व्यवस्था तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी रखने की व्यवस्था नहीं, तो रखने की व्यवस्था पहले दी गई और उसमें शरबत भर के दिया गया है 600 लीटर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के निर्देशन में अपराध नियंत्रण अभियान के तहत गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह की पत्नी वंदना सिंह के नाम पर क्रय की गई करीब 0.338 हेक्टेयर भूमि को धारा 14(1) के तहत कुर्क किया गया।
इस संपत्ति का सर्किल रेट 17.46 लाख और वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ आका गया है। ये भूमि जीयनपुर थाना क्षेत्र के सालेहपुर गांव में स्थित 3 घाटों में फैली हुई है, जिसे अवैध रूप से अर्जित धन से वर्ष 2019 में खरीदा गया था। ये कार्रवाई जिला अधिकारी आजमगढ़ के आदेश पर नायब तहसीलदार विवेकानंद, क्षेत्राधिकारी शुभम तोदी व थाना अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह की टीम द्वारा की गई। गौरतलब है कि ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह प्रदेश स्तर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत चिन्हित माफिया है और IR गैंग 36/2024 का लीडर है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने कार्रवाई की पुष्टि की है। थाना जीयनपुर के अंतर्गत वर्ष 2022 में माफिया कुंटू सिंह के ऊपर गैंगस्टर के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उनकी पत्नी वंदना सिंह भी एक सदस्य थी। इनके गैंगस्टर के एक्ट के अंतर्गत इसके द्वारा अवैध रूप से कमाए गए पैसे से खरीदी गई संपत्तियों की जानकारी की जा रही थी, जिसको 14(1) के अंतर्गत गैंगस्टर की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्की की कार्रवाई की जाती है। इसी जानकारी के तहत हमको ये तहसील सगड़ी से जानकारी प्राप्त हुई कि इनके द्वारा 2009 में 2 जमीन खरीदी गई गांव सालेहपुर में, जिसमें एक ज़मीन का मूल्य सर्कल रेट के अनुसार लगभग 6,88,000 रुपये है तथा द्वितीय ज़मीन का मूल्य लगभग 10,58,000 रुपये है। कुल मूल्य लगभग 17,46,000 रुपये है। इसको इनके द्वारा 2009 में अवैध रूप से कमाए हुए पैसे से खरीदा गया था, जिसको माननीय DN साहब के आदेशानुसार 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया गया है। इसकी आज कुर्की के अंतर्गत मौके पर जाकर SCO सगड़ी, SHO जीयनपुर और नायब तहसीलदार द्वारा कार्रवाई की गई है। आगे भी इसी तरह से इनकी अवैध रूप से कमाई गई प्रॉपर्टी को चिन्हित किया जा रहा है, उनको भी गैंगस्टर के अंतर्गत कुर्क किया जाएगा। ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ओबरा सी तापी परियोजना की 660 मेगावाट की यूनिट 1 का वर्चुअल उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम कानपुर नगर से वर्चुअल रूप से आयोजित हुआ। ये परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा विकसित की गई है, जो अत्याधुनिक सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है। परियोजना की कुल क्षमता 1320 मेगावाट 2x660 होगी, जो प्रदेश की विद्युत आपूर्ति को सशक्त बनाएगी। पीएम मोदी ने इस अवसर पर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण और सभी को बिजली पावर ऑफ ऑल के संकल्प को दोहराया। उन्होंने इंजीनियरों, श्रमिकों और परियोजना से जुड़े सभी हितधारकों की सराहना की। गांधी मैदान ओबरा में कार्यक्रम के लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई थी, जहां स्थानीय जनता और अतिथियों की भारी भीड़ उमड़ी। सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और CISF द्वारा निभाई गई। विशेष बात, 43 वर्षों बाद ओबरा में किसी नई इकाई का उद्घाटन हुआ है। वर्ष 1982 में अंतिम बार 200 मेगावाट की 13वीं इकाई शुरू की गई थी। उपस्थित गणमान्य लोगों में राज्य मंत्री संजीव गौंड, जिलाधिकारी BN सिंह, अपर जिलाधिकारी सहदेव मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन त्रिपाठी, निदेशक तकनीकी अश्विनी त्रिपाठी, CGM RK अग्रवाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। घोसी तहसील परिसर में शुक्रवार को नायब तहसीलदार गौरव सिंह और अधिवक्ता राजेंद्र यादव के बीच जमकर झड़प हो गई। विवाद उस समय बढ़ गया जब निर्धारित क्रम 1 से 10 के बजाय फाइल संख्या 29 पर आदेश सुरक्षित किया गया और अधिवक्ता राजेंद्र यादव को अनुपस्थित दिखाया गया। आपत्ति जताने पर गौरव सिंह कथित रूप से भड़क गए और अधिवक्ता से तहसील गैलरी में सार्वजनिक रूप से तीखी बहस हो गई। इस दौरान उन्होंने कथित तौर पर कहा, माथा सटका तो एहसास करा दूंगा। इस टिप्पणी से अधिवक्ता समुदाय में आक्रोश फैल गया और उन्होंने इस व्यवहार की कड़ी निंदा करते हुए इसे बार एसोसिएशन के संज्ञान में लाने की बात कही। ये घटना न्यायिक कार्यवाही में पारदर्शिता और अधिकारियों के आचरण पर सवाल खड़े कर रही है। तहसील परिसर में इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज हैं। वाराणसी में गैंगरेप पीड़िता से मिलने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन जैसे ऑटो और टैक्सी में ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर और वाहन नंबर साफ तौर पर दर्ज होना चाहिए, जिससे किसी भी घटना के बाद तुरंत कार्रवाई हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि CCTV की मदद से ऐसे वाहनों की पहचान संभव है। बबीता चौहान ने अभिभावकों से बेटियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाने और सुरक्षा को लेकर जागरूक रहने की अपील की। आयोग पीड़िताओं की शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर समाधान का प्रयास करता है। वाराणसी की घटना में भी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी।
देखिए, मैं पेपर पढ़ रही थी और यहाँ कुछ चर्चा भी ऐसी हो रही थी क्योंकि आज हमारे यहाँ प्रोग्राम है रानी अहिल्याबाई जी के यहाँ सारे चल रहे, तो उस प्रोग्राम के तहत मैं यहाँ बनारस आई हुई थी। तो जब मैंने पेपर पढ़ा तो मुझे लगा कि इसकी जानकारी लेना चाहिए। जब जानकारी ली तो पता चला कि रात में किसी बच्ची के साथ, जो नाबालिग लड़की थी, उसके साथ गैंग रेप को अंजाम दिया गया। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं यहाँ हूँ और मैं वहाँ नहीं पहुँचूँ तो भी गलत बात है, क्योंकि कम से कम एक परिवार को, अब जो घटना थी वो घट गई, जो बहुत ही ज़्यादा दुखद थी, पर मुझे लगा कि कम से कम परिवार से मिलकर मैं कुछ सांत्वना अगर दे सकती हूँ तो मैं दूँ, या उनका कुछ और सहयोग कर सकती हूँ तो वो भी मुझे करना चाहिए। तो मैं वहाँ गई, तो मैंने उनके माँ बाप को भी बुलाया, बच्ची को भी बुलाया और उनसे बात की। वहाँ जाके तो देखा कि थी बच्ची वहाँ, सब जो भी हमारी जो सरकारी सुविधाएं हैं उन सारे, जैसे समाज कल्याण विभाग से हमारे बहुत सारी योजनाएं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सब उनके कोषों से दी जा सकती हैं, तो उसका सब वहाँ प्राविधान उनका कराया। मैम, ऑटो और ओला वगैरह के लिए आपने गाइडलाइन भी जारी किया है। जिस तरीके से महिलाओं के साथ अपराध बढ़ता हुआ जा रहा है, वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में पिछले दिनों भी गैंगरेप की घटना घटी थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने खुद संज्ञान लिया था। क्या कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है, किस तरीके का है? देखिए, मैंने क्या हुआ कि ये परसों एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि जितने भी ओला, उबर टाइप, या जो टैक्सी हैं, या ये ऑटो हैं, ये ई रिक्शा है, ये इन सब में जो ड्राइवर सीट होती है उसके पीछे ड्राइवर का नाम, ड्राइवर का नंबर और उनकी कोई ना कोई आइडेंटिटी वहाँ होना चाहिए। तो ये मैंने परसों आदेश किया था। आज मेरे जाने का एक रीज़न ये भी था कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ कि जिसके बारे में मैं सोच रही थी सिर्फ उन्हीं आधारों पर जो मेरे यहाँ केस आते हैं, और आज वो मैं प्रत्यक्ष देख रही थी, क्योंकि उसमें भी कल एक ऑटो वाला ही था जो उस लड़की को वहाँ लेके गया और वो लड़की कुछ नहीं कर पाई। तो इसके लिए हमने जिलाधिकारियों को ये सब, आज हमारे यहाँ से पत्र चला गया है, सारे आपको सूचना अधिकारियों को भी गया है, जिससे आपको प्रेस विज्ञप्ति वहाँ से मिल जाएगी सारी जगह से। तो मेरा सिर्फ एक यही मकसद है कि महिलाओं को हम कैसे सुरक्षा दे सकते हैं। तो इसमें और भी 2-4 चीज़ें थी, जैसा था कि जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है तो महिलाओं को कम इशू होते हैं, जबकि पुरुष ही ज़्यादा रहते हैं। एक आध कोई 1% भी नहीं, या 0.1% कहीं कोई महिला होगी। तो मुझे लगता है जब हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं तो हर फील्ड में हम महिलाओं को क्यों नहीं लाते। अगर ड्राइविंग की बात है तो ड्राइवर हम क्यों नहीं महिला को बनाते। खूब अपनी सेल्फ ड्राइविंग लड़कियां करती हैं, आज तो रॉकेट लड़कियां चला रही हैं, तो गाड़ी क्यों नहीं चला सकती हैं। तो एक वो आत्मनिर्भर बनाने वाली बात थी। जब मैंने ये इनको लागू किया था इन नियमों को, तो मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को भी इस प्रोफेशन में भी आना चाहिए, कि उनको ड्राइविंग करना चाहिए, गाड़ी हो या बस हो या जो भी है। और पहले भी मैंने एक आदेश दिया था कि जितनी भी बसेज़ हैं उनमें जिनमें महिलाएं जाती हैं, या जिनमें स्कूल बसें हैं जिनमें छोटी बच्चियां जाती हैं, आए दिन घटना घटती रहती हैं। आप लोगों को भी पता है, आप लोगों के माध्यम से भी खूब सारी ये निकलती रहती हैं कि वहाँ भी अगर गाड़ी में ड्राइवर महिला है तो ठीक है, नहीं भी है तो उसमें हेल्पर में रखें या उसको कंडक्टर के रूप में महिला रखें। लेकिन हर बस में जिसमें महिला चलती हैं या छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं उनमें ज़रूर महिला वहाँ होनी चाहिए। तो मैंने सिर्फ यही, क्योंकि इसी आधार पर, क्योंकि प्रैक्टिकली जितना मैं रोज़ सुनती हूँ और मैं देखती हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत केसेस इस तरह के आते हैं, तो मुझे लगता है कि जो भी एक तरीका हो सकता है क्राइम को रोकने का, तो वो हर कोशिश करनी चाहिए। दिए गए आपकी तरफ से ऑटो में और सारी चीज़ों में, कि जो ड्राइवर के सीट है पीछे वाली, उस पर ड्राइवर का नाम हो, फ़ोन नंबर हो उसका, और उसका आईडी प्रूफ हो जिसमें आधार कार्ड या कुछ भी हो। मैं आपको 100% बता सकती हूँ कि कम से कम 90% सवारियाँ उसकी फ़ोटो खींचेंगी, या तो वो सेव करेंगी, सेव नहीं करेंगी तो वो किसी को आगे फॉरवर्ड करेंगी, क्योंकि इतनी अनसिक्योर रहते हैं लोग। लेकिन मजबूरी है, क्योंकि जाते भी हैं उनमें, क्योंकि हर किसी के पास अपने साधन नहीं होते, या होते हैं तो कई बार इमरजेंसी भी होती है कि घर में चलो भीड़ भाड़ है हम टैक्सी बुला लेते हैं, लेकिन अनसिक्योर 100% होते हैं। तो ये एक, मुझे लगता है कि मेरा एक बहुत ही अच्छा सोचा समझा सा कदम है कि ये इसको, जिसके तहत मैंने ये चाइल्ड लॉक के लिए भी उसमें, हाँ, उसमें ये भी था, क्योंकि जैसे जो टैक्सीज़ में कार होती है तो कार में एक चाइल्ड लॉक होता है, क्योंकि वो भी मेरे पास 2-4 केस आए ऐसे कि अंदर कुछ नहीं है तो कोई छेड़छाड़ भी कर रहा है। तो चाइल्ड लॉक जब गाड़ी में लगा देते हैं तो उसकी खिड़की सिर्फ बाहर से खुल सकती है, मतलब उसको कोई दूसरा ही ऑपरेट कर सकता है, आप अंदर से नहीं खोल सकते उसमें। तो ये भी था कि जितनी भी टैक्सियों में जो गाड़ी चलेंगी उनमें चाइल्ड लॉक इनको निकलवा देना चाहिए, क्योंकि चाइल्ड लॉक की वजह से अगर किसी को कोई परेशानी होती है, कम से कम इतना तो है, अगर खिड़की खुल सकती है, अंदर कोई अनकंफर्टेबल है, कुछ है, तो खिड़की खोलेगा, निकलेगा, शोर मचाएगा, कुछ तो करेगा आदमी। लेकिन वो जब चाइल्ड लॉक लग जाता है तो सामने वाला भी कॉन्फिडेंट होकर बैठता है कि अब खिड़की खुल ही नहीं सकती वहाँ से। तो मेरा एक ये भी अनुरोध है सबसे कि जितनी भी टैक्सी में गाड़ी है उनका चाइल्ड लॉक निकल जाना चाहिए। तो मैम, जिस तरीके से लगातार घटनाएं घट रही हैं, क्या वजह सामने आया है, जागरूकता की कमी है? देखिए, हाँ, बिल्कुल मैं कहना चाहूँगी कि घटनाएं घट रही हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है।
लेकिन इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारी अवेयरनेस की भी कमी है। अभी जैसे मैं बताऊं कि एक घटना थी, तो उसमें छोटी बच्ची थी, वो मंदिर में खेल रही थी, तो मंदिर में कोई आया, एक विक्षिप्त मानसिकता का व्यक्ति, क्योंकि जब ऐसे नाबालिग छोटे बच्चों के साथ जो घटनाएं घटती हैं ना, उसमें वो या तो नशेबाज होंगे या विक्षिप्त व्यक्ति होंगे या कुछ ना कुछ ऐसे होंगे कि वो नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं हो सकता इस तरह की घटनाओं करने वाला। तो वहाँ क्या हुआ, तो मुझे ये लगा कि जब इतना छोटा बच्चा अगर दोपहर में बाहर जा रहा है, तो एक घर वालों की भी जिम्मेदारी होती है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है, उसको नज़र रखें। दूसरा, पड़ोस में रहने वाला, ज़्यादातर क्या होता है कि पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति था जिसने घटना घट दी, या घर में ही कोई रहने वाला, तो हम उसके बारे में जानते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम नहीं जानते। अगर हम जानते हैं उसके बाद भी हम अगर उससे हम अपनी थोड़ी सी एहतियात नहीं बरत रहे, तो फिर तो ये कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही है ही ना। तो मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा जागरूक घर वाले भी रहें, थोड़ा पुलिस भी जागरूक रहती है, पुलिस के हों या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के हों या हमारे भी हों, हमारे भी काउंसलिंग के और अवेयरनेस के इतने प्रोग्राम चलते हैं, पुलिस के द्वारा जगह जगह चलाए जाते हैं। तो अभी फिर मेरी कल के एक प्रकरण में बात हुई भी थी वहाँ, कि ये हुआ कि भाई इस अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया जाए। तो अवेयरनेस के उससे ये पता चला कि अब जैसे अवेयरनेस का प्रोग्राम हुआ, तो कई बार पेरेंट्स ही नहीं पहुँचते वहाँ, क्योंकि ये शायद ये भी अवेयरनेस की कमी, उन्हें लगता है अरे वहाँ जाके क्या करेंगे। पर अब ये तो संभव नहीं है कि घर घर जाके किसी को अवेयर करना। लेकिन फिर भी अभी हमने कहा है कि हम नुक्कड़ सभा के जो बहुत पिछड़ा हुआ एरिया, जहाँ जिस तरह की घटनाएं यहाँ ऐसी होती हैं, वहाँ जाएंगे और थोड़ा सा अवेयरनेस को और बढ़ाएंगे। तो बस यही एक माध्यम है कि लोग जागरूक हों, लोग इन चीज़ों को समझें, तो शायद ये घटनाएं ना घटें। मिर्जापुर के सिटी क्लब में मत्स्य विभाग के तत्वाधान में एक जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने की। डॉक्टर निषाद ने गोष्ठी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति स्पष्ट करते हुए कहा कि निषाद पार्टी जिला पंचायत सदस्य प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, जबकि प्रमुख पदों पर भाजपा को समर्थन देगी। उन्होंने कहा, हक की लड़ाई अब संघर्ष से नहीं, सत्ता की भागीदारी से जीती जाएगी। जन कल्याण योजनाओं की जानकारी, मंत्री जी ने कई योजनाओं की जानकारी दी, जिनमें प्रमुख है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, दुर्घटना बीमा योजना आदि। जाति जनगणना की मांग को लेकर डॉक्टर निषाद ने केंद्र सरकार से मांग की। सेंसस मैनुअल 1961 के अनुसार मंझवार, तुरेहा और तरमाली पासी जैसे जाति समूहों में आने वाली 17 उपजातियों की गिनती सुनिश्चित की जाए। गोष्ठी में बड़ी संख्या में मत्स्य पालक समाज के प्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस लाइन मऊ स्थित हॉकी मैदान में 73वीं अंतर जनपदीय महिला पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक इलामरन जी ने किया। ये 2 दिवसीय प्रतियोगिता 30 से 31 मई तक आयोजित की जा रही है। वाराणसी जोन के 7 जनपदों वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही, आजमगढ़, बलिया और मऊ से कुल 127 खिलाड़ी पुरुष और महिला प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अंतरी सहित कई क्षेत्राधिकारी और पुलिस अधिकारीगण मौजूद रहे। वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों का धरना 18वें दिन भी जारी रहा। छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में तालाबंदी कर प्रवेश सेल का पुतला फूंका। छात्र 3 प्रमुख मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। मेरिट आधारित नई प्रवेश प्रक्रिया का विरोध, पैट सीट 50% से घटाकर 33% करने की मांग और प्रवेश फार्म शुल्क में बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग। कुछ दिन पहले छात्रों ने अपना सिर मुंडवाकर भी विरोध जताया था। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ छात्र आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। अपना परिचय से। मेरा नाम शिवम यादव भक्ति है, मैं वर्तमान में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। आज किस तरीके से विरोध जताया गया? देखिए, लगातार हम लोग 18 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय हमारी बातों को न सुनने की कोशिश कर रहा है, न समझने की कोशिश कर रहा। आज उसी के विरोध में मजबूरन हम सभी छात्रों ने पूरे विश्वविद्यालय में तालाबंदी का करने का काम और प्रवेश सेल का पुतला फूंकने का काम किया है। 10वां भी हो गया, 13वीं भी हो गया, प्रशासन बंद करने की भी कार्रवाई जो है पूरी होगी, लेकिन अभी भी विद्यापीठ प्रशासन के कान में जू तक नहीं रह गया। इससे आगे क्या कहेंगे? देखिए, छात्र अभी तक हम लोग गांधीवादी तरीके से धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन अगर विश्वविद्यालय प्रशासन को ये लगता है कि छात्र ऐसे ही बैठे रहेंगे, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि अगर हम अभी गांधीवादी तरीके से बैठे हुए हैं तो हमें चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह बनने में देरी नहीं लगेगी और विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों की मांगों के आगे झुकना पड़ेगा।
आज के विरोध में विद्यापीठ प्रशासन ने किस तरीके का रोकने की कोशिश की, किस तरीके से? जी, प्राक्तन महोदय उनके जो भी कर्मचारी हैं सभी लोग हम सभी को रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्र अब रुकने और डरने वाला छात्र नहीं है और छात्र अब विश्वविद्यालय का डट के सामने करने का काम करेगा। विरोध प्रदर्शन में कॉलेज परिसर के तमाम छात्र छात्राएं भी शामिल हैं। जी बिल्कुल, पूरे छात्र विश्वविद्यालय के हम सभी के साथ हैं, छात्र छात्राएं सभी साथ हैं हम सभी के। आगे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आगे की प्रतिक्रिया अभी देखिए, हम लोग आगे कुछ न कुछ कार्यक्रम हमेशा करते रहेंगे विश्वविद्यालय के खिलाफ। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम करण प्रजा, मैं पूरे छात्र संघ उपाध्यक्ष प्रत्याशी रहा हूं। आज विरोध प्रदर्शन जाहिर किया गया है, लेकिन फिर भी विद्यापीठ प्रशासन वापसी नहीं ले रही है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन जो हमारे यहाँ की हो गई है वो सारी के सारे दलाल हो चुके हैं। यहाँ पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को कोई भी कार्य आपको करवाना हो, आप दलाली दीजिए, वो आपका काम एक नंबर पे करेंगे। और रही बात छात्रों के हित की बात है तो विश्वविद्यालय प्रशासन के कान में जू तक नहीं रहे। यहाँ पे जो भी छात्र नेता, छात्र संघ पदाधिकारी बैठे हैं वो सारे के सारे छात्र हित में लेकर बैठे हुए हैं। कोई अपने घर और परिवार के लाभ के लिए नहीं बैठा, और पूरे के पूरे छात्र संघ के लिए बैठे हैं, पूरे छात्र हित के लिए बैठे हैं। सबसे पवित्र स्थान माना जाता है शैक्षिक संस्था, तेरे दलाल तो क्या अब शैक्षिक संस्था भी पवित्र में होकर दलाली हो गई है? क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है तमाम 4 वर्ष 5 वर्ष से विगत जब से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कुलपति आनंद त्यागी जी आए हैं, नाम भी देखिए इनका आनंद, लेकिन जरा सा भी इनके मन में आनंद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लाभ है। आप यहाँ पर जितने भी कार्य देख रही हैं, कोई भी कार्य की कार्य 1 रुपए में हुआ है, सारे के सारे 1 रुपए के कार्य 10 रुपए में हुआ है, और सारे के सारे दलाली के काम में हुए हैं। पूरे परिसर में हो हल्ला किया है आप लोगों ने और कुलपति ताला बंद करके अंदर बैठे हुए हैं। जी, कुलपति यहाँ पर ताला बंद करके अपने प्रशासनिक भवन में नहीं बैठे हैं, कुलपति यहाँ पर अपने शिक्षण संस्थान के लाइब्रेरी में बैठे हैं। और वहाँ पर क्या हो रहा है पता है आपको? भाजपा का कार्यक्रम। यहाँ विश्वविद्यालय कोई विश्वविद्यालय नहीं, ये राजनीति का अड्डा हो चुका है। यहाँ और किसी पार्टियों का कार्यक्रम नहीं, सिर्फ और सिर्फ भाजपा का कार्यक्रम। चाहे मोदी आ जाए, चाहे योगी आ जाए, चाहे कोई मंत्री आ जाए, ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा का कार्यक्रम कुलपति आनंद त्यागी करेंगे। और भी जो कार्यक्रम होते हैं पूरे के पूरे कुलपति जी के निगरानी में होते हैं, कुलपति जी के सहयोग में होते हैं। और आप किसी अन्य कार्यक्रम को बता दीजिए, यही प्रशासनिक अधिकारी के कुलपति यहीं पर 400 पुलिस लगवा कर सारे कार्यक्रम को रुकवा देंगे। लेकिन वहाँ पर देखिए, यहाँ पर धरने पर छात्र 18 दिन से बैठे हैं, लेकिन कुलपति एक दिन भी वार्ता करने नहीं आए। और यहीं पर वो भाजपा के कार्यक्रम में कुर्सी तान के एसी चालू करके बैठे हुए हैं। क्या लगता है कुलपति शैक्षिक संस्था के काम का बीजेपी के काम ज्यादा करें परिसर में? सबसे ज्यादा तो हमको अच्छा बताइए कि कौन सा विश्वविद्यालय का काम है जो समय पे हो रहा है? कुलपति जी का कहना है ना कि मेरी पे मैं एडमिशन करवाऊंगा तो हमारे जो भी प्रवेश प्रक्रिया है वो संपूर्ण समय पर संपन्न हो जाए। लेकिन बताइए, आज विगत 4 साल 5 साल हो गए कोरोना काल को बीते हुए, और इतने दिन तक आपको याद नहीं आई इस कार्य को संपन्न करवाने के लिए? आज आपको एक कार्य जो कि प्रवेश प्रक्रिया मेरिट पे करवा कर संपन्न करवाने की याद आ रही है आपको? ये आपको 4 साल पहले याद करना चाहिए था, जब बाकी तमाम बच्चे यही धूप में खड़े रहते हैं और अप्रैल मई में फॉर्म भरते हैं और जनवरी फरवरी में एडमिशन होता है। आज आपको याद आ रहा है कि मैं विश्वविद्यालय में प्रवेश मेरिट पर करवाकर समय से प्रवेश करवाऊंगा। ये जरा सा भी विश्वविद्यालय का जो भी है रवैया, ये हमको एकदम नामंजूर है। दशाश्वमेध घाट पर आज सुबह मां गंगा में एक अज्ञात किशोरी का शव दिखाई दिया, जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। घटना की जानकारी मिलते ही दशाश्वमेध थाना प्रभारी विजय कुमार शुक्ला, चौकी इंचार्ज अनुज मणि तिवारी एवं हमराही देवेंद्र सिंह, सचिन राव, अनुज कुमार, राम सोच यादव मौके पर पहुंचे और विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल मृतका की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।